के रहने वाले को इंडियंस कहते हैं, आयरलैंड के रहने वाले को आयरिश कहते हैं, पाकिस्तान में वाले को आतंकवादी कहते हैं, उसी तरह चाइना में रहने वाले को साइनो कहते हैं। तो साइनो इंडिया वार 1962 में हुआ था, उसमें कई गलतियां थी। पहली कि जवाहरलाल नेहरू को लग रहा था कि चाइना युद्ध नहीं करेगा। अब चाइना फुल टू प्लान में था युद्ध करने का, ये युद्ध टाल रहे थे। और ये युद्ध की घोषणा जानते कहाँ की थे? नेपाल में जाके, क्योंकि ये काठमांडू एयरपोर्ट पर उतरे तो मीडिया वालों ने पूछा कि चीनी सेना आपके यहाँ घुस गई है, आप क्या कहेंगे? तो ये कह रहे हैं काठमांडू में रह के कि मैंने आदेश दिया है कि चीनियों को खदेड़ दो। अब चाइना तो चाह ही रहा था कि आप कोई गलती करिए, और नेपाल में है। आप खुद सोचिए कि आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है कि आपके देश पर हमला होने वाला है, उस समय आप नेपाल में हैं। और कृष्णा मेनन उस समय लंदन में थे। हद है भाई, रक्षा मंत्री लंदन में है, प्रधानमंत्री नेपाल में। युद्ध होगा ही, थोप दिया उसने। तो एक तो जवाहरलाल नेहरू की जो नीतियां थी उस समय कहीं ना कहीं तो कहिए कि जवाहरलाल नेहरू अपने रिटायरमेंट के एज में आ रहे थे, और वो चाहते थे एक विश्व शांति का एक संदेशवाहक बनकर यूएनओ के महासचिव बन जाए, जैसे अभी जो त्रिवेली ये आपके एंटोनियो गुटेरस, तो उस समय चाहते। तो कहीं ना कहीं इनकी एक महत्वाकांक्षी भूमिका थी। और गुट निरपेक्ष के संगठन के संस्थापक रहते ये थे, इनके समकक्ष कर्नल नासिर थे, अहमद सुकार्नो और कर्नल मार्शल टीटो, ये लोग थे। तो ये अपने आप की पहचान एक विश्व के बड़े नेता के रूप में करना चाहते थे, इस वजह ये शांत रह रहे थे। और एक इनकी मजबूरी भी थी कि हम लोग हाल फिलहाल में आज़ाद हुए थे, इकोनॉमी नाम की चीज़ नहीं थी, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं था। तो एक ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं इनका भी सोचना एक ठीक था कि नहीं, चाइना से हमें युद्ध टालना है। तो भाई साहब, टालना है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो चढ़ जाएगा तो हमको जवाब भी नहीं देना है। और आग में तो घी का काम किए थे हमारे ये भाई साहब। देखिए, कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री उस समय के, इनको कोई मतलब नहीं था। पहला जीप घोटाला इन्हीं के समय में हुआ था। इन्होंने कहा कि एयरफोर्स और नेवी को तो आगे ही नहीं बढ़ने दिया। एयरफोर्स ने कहा कि अगर आप एयरफोर्स आगे बढ़ेगी, नेवी आगे बढ़ेगी तो युद्ध बहुत बड़ा रूप ले लेगा, जिससे समस्या आने लगेगी। इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप न लिया जाए। तो आप बताइए ना, यहाँ पर तो क्या फायदा हुआ हम लोग को अक्साई चीन गंवाने का? उतना बड़ा एरिया चले गए लोग। उस समय हमारी एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से ज़्यादा पावरफुल थी। उस समय चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वो हिमालय पार करके आ जाता। और जब वो तिब्बत पार करेगा, हिमालय पार करेगा, तब वो लद्दाख में घुसेगा। और हम लोग की एयरफोर्स तो आज भी दौलत बेग ओल्डी में जा सकती है सब। उस वक्त भी हम लोग के पास वो अवेलेबल था, लेकिन इन्होंने उड़ने ही नहीं दिया। नेवी उस समय इतना बढ़िया रोल प्ले करती। अगर इंडियन नेवी को आदेश दिया गया रहता तो इंडियन नेवी जो है ये मलक्का स्टेट और सुंडा स्टेट को यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक कर देती। ये एरिया अगर ब्लॉक हो गया तो चाइना का पेट्रोल इधर ही से जाता है, व्यापार इधर से ही जाता है। चाइना मजबूर होकर ये एरिया से निकलना था। लेकिन क्या करेंगे, ये लोग नेवी को आदेश ही नहीं दिया। और हमारी नेवी उस समय बहुत ही पावरफुल थी। इसके अलावा गलतियों पे गलती, सीरीज गलती कर दी है लोग। चाइना एक और लद्दाख के एरिया में हम लोग युद्ध झेल रहे थे, एक और अरुणाचल प्रदेश में झेल रहे थे। अरुणाचल प्रदेश में तो चाइना ने कब्जा कर लिया था, और बाद में उसने अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में आकर अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा वापस वहां पे गए थे सर। और उसे कहता है दक्षिणी तिब्बत। तिब्बत तो खुद कब्जा किया है 1959 में, और अरुणाचल प्रदेश को कहता है दक्षिणी तिब्बत कहता है। तो यहाँ सीरीज में गलतियां की गई। देखिए, इम्यूनेशन जो थे, गोला बारूद हथियार, वो घट गए थे। अब बताइए, फौजियों के पास 200-250 गोलियां थी सर। अब 200-250 गोली फौजी क्या करेंगे सर? उस समय गोली घट गई थी, जबकि 200-250 गोली तो आदमी रैपिड फायर कर देता है। तो वो उस समय का हालात था। लेकिन अभी देखेंगे तो गोलियों की कोई कमी नहीं है। वो 1962 था। अभी भारतीय सेना को एमुनेशन की कोई कमी नहीं है। पीछे से इसकी सप्लाई लाइन में कहीं नहीं रोका गया है। अब एमुनेशन की कभी कमी आने वाली नहीं है, क्योंकि एमुनेशन की हमारे खुद के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है सब, जो पीछे सप्लाई लाइन है। 1962 वाली स्थिति तो होने नहीं देंगे। देख लीजिए, अभी गोली की कोई कमी नहीं देगी। जो खाने के भले कमी हो सकती है, लेकिन अब कोई कहते कि गोलियों की कमी होगी, तो गोलियों की कमी नहीं होने वाली है। 1962 में जब हमारे फौजियों के लिए गोलियां घट गई थी, तो वो बंदूक के आगे जो बैनेट लगा होता है, जिसे हम संगीन कहते हैं, ये बैनेट से लड़ाई लड़ रहे थे सब। सोचिए, वहाँ चाइनीज सब धड़ाधड़ पहुंच रहे थे सब। उनकी डिविजन्स की फौज पहुंच गई थी, और हमारी फौज को पहुंचने में काफ़ी समस्या आ रही थी। इसके अलावे जो हमारी फौज झेल रही थी, वो बैकअप सपोर्ट को, चाइना के पास आर्टिलरी का बैकअप सपोर्ट बहुत बड़ा था। उनके पास टैंक और तोप पीछे से आर्टिलरी सपोर्ट कर रही थी, और हम लोग के पास आर्टिलरी सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। और उस समय जो अरुणाचल प्रदेश के एरिया में लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो जवाहरलाल नेहरू के रिश्तेदार ठहरे थे। अब इनकी एक खराबी क्या थी, लेफ्टिनेंट जो जनरल थे उनको रिपोर्ट किसको करना चाहिए, जनरल को, कि क्या समस्या है, तो डायरेक्ट नेहरू को करते थे। तो एक लैक हो रहा था बीच में, जो अब नहीं देखा जाता है। हाल सोचिए 1962 का क्या था कि जब वो गए थे अरुणाचल प्रदेश स्थिति को देखने के लिए, तो वहां देखे कि सैनिक सब बर्फ में धंसे हैं। तो वो कहें कि मेरी तबीयत गड़बड़ है, हम जा रहे हैं दिल्ली इलाज करने, और आप लोग जब तक स्थिति को संभालिए। वहां हमारे ब्रिगेडियर किडनैप हो गए थे गोली खत्म होने की वजह
समय से। और भाई अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप एम्स में ना एडमिट होइएगा, वहां से आए अरुणाचल प्रदेश में और अपने घर चले गए। लेकिन अभी देखेंगे तो स्थिति उल्टी है। अभी पूरी हमारे वहां से थल सेना प्रमुख भी गए हैं, वायु सेना प्रमुख का भी दौरा चल रहा है, सीडीएस की पूरी जिम्मेदारी है। वहां खुद मोदी जी भी गए बॉर्डर पर साइड पे देखते हुए। वहां पर हम लोगों ने भीष्म टैंक को तैयार कर दिया है। अभी बोफोर्स को पूरा बैकअप में रख दिया गया है कि इस बार हम इस बार युद्धक प्रयास में है कि भाई तुम शुरुआत करो, अब हम नहीं छोड़ेंगे। आप इसका देखे भी जो हम लोग का जून में जो घटना हुआ था 15 जून की मिड रात में, तो हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। हम लोग ने चाइना के उस समय 40 से ज्यादा जवानों को मार दिए थे। चाइना ने भले नहीं बताया तो उसका मतलब नहीं, लेकिन अभी हमारी तैयारियां सही चल रही है। 62 युद्ध की जो हमसे सबसे खतरनाक भारत से गलती हुई थी वो उसके साजो सामान की। हमारे पास ठंड में रहने के लिए इस तरह के कपड़े चाहिए नहीं थे, सामान्य वर्दियां थी। हमारे पास जूते चाहिए थे, आर्मी के बूट प्रोफेशनल, जबकि हमारे पास कैनवास का शूज था जो कपड़े के होते हैं। अब सोचिए इसमें बर्फ में हमारे सैनिक, ठंड से कई सैनिक शहीद हो गए साहब। उनके पास सोने के लिए टेंट नहीं था, वो पेड़ के नीचे सोया करते थे लोग। अब बताइए इन लोग के पास कपड़ा नहीं था 1962 में, और चाइना को ये बात बखूबी पता थी कि भारत की स्थिति क्या है उस वक्त, इसलिए वो चाइना ने जानबूझ के अटैक किया। अब नेहरू जो थे वो डिफेंसिव मूड में थे। उस वक्त हम लोग के सामने एक मजबूरी भी थी, हालांकि अब ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे सेना के पास साजो सामान की अब कोई कमी नहीं है। और बर्फ में लड़ने की तो एक अच्छा सा हम लोगों ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में और 99 में कारगिल में तो अच्छा खासा प्रयास कर लिया है। और अभी आर्मी के पास उस समय जो टेंट की कमी देख रही थी, अब टेंट की कोई कमी नहीं है। आप अगर एनसीसी किए होंगे या फिर आर्मी में गए होंगे तो इस तरह के टेंट आप लगाए होंगे। ये टेंट 10 से 15 मिनट में लग जाते हैं, इसके पार्ट बाई पार्ट आते हैं, खुल के लग जाते हैं सब ये। और ये टेंट लगा सकते हैं। और ठंड के दिन में लगाने के लिए एक स्पेशल टाइप का टेंट है, ये किसी भी तरह के ठंड को अंदर आने नहीं देता है। और उस समय हमारी जो सप्लाई लाइन काट दी गई थी चाइनीज आर्टिलरी की वजह से, तो हमारे सैनिकों के पास खाना नहीं पहुंच गया था। वो बेचारे भूखे पेट कैसे लड़ सकते हैं। वो भी एक कहावत भी कहा जाता है कि सेना कितना आगे जाएगी ये उसके डिपेंड करता है पेट में कितना अनाज है। तो अभी क्या है कि हर बटालियन के पास अपनी जो पर्सनल कुक और सप्लाई लाइन है वो उसको एनफ रखा जा रहा है कि भाई अगर हम लोग के पास अगर कहीं कनेक्शन कट भी जाता है तो कम से कम खाने का कनेक्शन ना कटे। और खाने को भी हम लोग इन्वायरमेंट के हिसाब से देते हैं अब आर्मी में कि कहाँ कैसा माहौल है उस हिसाब से खाने को बढ़िया दिया जाए। हालांकि देखेंगे तो अभी चाइनीज मीडिया ने कहा था कि भारतीय सेना को खाना नहीं मिल पाता है। अजब हाल है, भारतीय सेना को खाना नहीं मिलता है। कभी किसी पंजाबी से मिलिए वो बिना घी या लस्सी या छाछ के पीवे नहीं करेगा, सोचिए जितना तो 3 टाइम खाता है और उतना नाश्ता कर जाएगा सब। अब इसको लगता है खाना नहीं मिलेगा। हालांकि एक बार हम लोग इसका खामियाजा भुगते थे लोग। कब भुगते थे? तो सेकेंड वर्ल्ड वार में। सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारी फौज जो थी ना वो लड़ रही थी जापान वार में, तो हम लोग तो गुलाम थे। अब ब्रिटिशर्स हमको ले गए थे, तो हमारी फौज जो थी आसाम रेजिमेंट जा रही थी तो जापान वार में। तो जापान ने क्या किया ना, इंडियन आर्मी की सप्लाई लाइन काट दिया। अब सप्लाई लाइन काट देने से अनाज नहीं पहुंच पा रहा था, तो उनके पास जो स्टोर में था, तो हमेशा सप्लाई लाइन को मेंटेन रखना चाहिए। तो उस युद्ध में क्या हुआ, एक बदरू राम थे, एक सिपाही थे बदरू राम, जापान वार में शहीद हो गए। तो मर गए जापान में युद्ध